फसल हमारे जैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं टेम्पलेट है। एक आमिर घर का लड़का जैसे इसको हमने अच्छी तरह करके परवरिश करते तभी वो आता है, अच्छा वो ये होता है। फसल अमीर घर का लड़का है। हाँ, अमीर घर का बच्चा और जैसे खरपतवार है गरीब घर का लड़का, जैसे उसको मैं उतना कुछ भी आप उनको मदद नहीं करते, कुछ भी है आपसे आप उग जाता है। ग्लाइफोसेट का इशू है कि ये पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में ग्लाइफोसेट बैन है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि इस पे करीब 1 लाख सवा लाख मुकदमे थे अमेरिकन किसी कोर्ट में, उसमें से काफ़ी सारे सेटल किए हैं। अभी करीब 67,000 मुकदमे अभी इस पे हैं कैंसर के। इसके बावजूद पूरी दुनिया में चल रहा, हमारे देश में भी किसी हिस्से में चल रहा है, किसी हिस्से में बैन है, शायद तेलंगाना में बैन है। ग्लाइफोसेट कैसे कितना खतरनाक है इंसान के लिए या फसलों के लिए खतरनाक है, इसका कैसे सही इस्तेमाल करें। हमारे देश में तो बैन नहीं है, कुछ ही स्टेट ने बैन किया। स्टेट में बैन। तो ये क्योंकि हमने देखा कि गांव में हर घर में एक हरी सी एक डिब्बी रहती है जिसमें राउंड अप नाम से एक दवाई आती है, ग्लाइफोसेट ही होता है वो बेसिकली। तो कितना खतरनाक है, क्योंकि जब अमेरिका में कैंसर के लिए इतने मुकदमे हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं, उसका भारत में भी नुकसान होगा। ग्लाइफोसेट जो है ये कहते हैं नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, ये टोटल किलर है। मतलब एक ग्लाइफोसेट से आप कोई भी पौध हो मार सकते हैं, जहां भी डालेंगे हाँ, सब मरेगा, सारे जैसे सब मरेंगे। इसीलिए नॉन सिलेक्टिव कहते हैं और इसको हम फसल में कभी भी रिकमेंड नहीं करते। चाहे हर्बिसाइड, कीटनाशक, कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के समय अपना सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। हाथ में ग्लव्स पहन ले, मुंह में मास्क पहन ले और आंखों में गॉगल्स और सारे बटन में एप्रॉन पहनना चाहिए। स्प्रे करते वक्त जैसे कोई बहुत सारे आदमी स्मोकिंग करता है, जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह पीना नहीं चाहिए। अच्छा, उससे भी जाएगा अंदर। एक खरपतवार के अंदर एक क्षमता बोला था मैंने जो भगवान ने दिया, एक ये है जो खरपतवार, क्योंकि वो जानता है उसके अंदर ये क्षमता दिया भगवान ने। जैसे इतना छोटा सीड है, खरपतवार का सीड है जो बीज बोल रहा हूँ, जो हमारा मिट्टी का जमीन का सरफेस से लेके 2-2.5-3 सेंटीमीटर तक लेयर में जो जो खरपतवार का बीज है वही उगता है, वही जमता है। अच्छा। नीचे जो है वो जमता नहीं, वो डॉर्मेंट रह जाता है। जैसे उसको ऊपर लिया जाए वो तब जमता है, क्योंकि वो जमता है। जुताई होगी, हाँ, फिर वो ऊपर आ गया, फिर वो जमता है, क्योंकि उसको इतनी हाँ, वही मैं एक्चुअली वो थोड़ा मतलब भगवान ने दिया हुआ जैसे है, वो आपसे अब जानता है। इतना छोटा सीड है, वो जानता है जैसे वहाँ जमेगा तो ऊपर मिट्टी के ऊपर जैसे आते आते वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका उतना बड़ा प्लामिल जो होता है ना, जो निकल के आता है, वो उतना बड़ा नहीं होगा। तो साइलेंट बैठा रहता है, चुपचाप रहता है। जैसे वो सरफेस में आ जाता है थोड़ा सा, फिर जमना शुरू करो। इसलिए 2-2.5-3 सेंटीमीटर लेयर तक ज्यादा से जो खरपतवार है वही ज्यादा तक जमता है। किसान जिन 4-5 चीजों से सबसे ज्यादा परेशान है उनमें से एक है खरपतवार। खरपतवारों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले निराई गुड़ाई से लेकर के अब वो दवाई तक आ गई है। दवाई के इस्तेमाल से, हर्बिसाइड के इस्तेमाल से भी खरपतवारों की जो संख्या वो कम नहीं हो रही है, साल दर साल उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये खरपतवार किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं और किसानों की जो एक बड़ी लागत है ये खरपतवारों के ऊपर जाती है। और अगर वो लागत न लगाएं, दवाई का इस्तेमाल न करें, तो 30 से 35% उनका फसलों का नुकसान हो जाता है। कई फसलों में 100% उनका नुकसान हो जाता है किसानों का। तो इस पूरे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर टीके दास। टीके दास जी पूसा में साइंटिस्ट हैं, जो हमारा सबसे बड़ा भारत का कृषि अनुसंधान केंद्र है दिल्ली में, उसके साइंटिस्ट हैं। और पूरी दुनिया में इनकी वीड पे लिखी किताब पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। दुनिया की शायद ही कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे इनकी किताबें न पढ़ाई जा रही हो, बच्चे इनकी किताबें न पढ़ रहे हो, जो नए साइंटिस्ट हैं उनकी किताबें न पढ़ रहे हो। तो डॉक्टर साहब का करीब 35 साल का अनुभव है वीड के बारे में, खरपतवार के बारे में, घास को कंट्रोल करने के बारे में, उनका निदान करने के बारे में। डॉक्टर साहब लगातार अलग अलग मंचों पे किसानों को इसके प्रबंधन के लिए, ये जो खरपतवार है, घास है, उसके प्रबंधन के लिए बताते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब आज हमारे स्टूडियो में बहुत व्यस्त रहते हैं, आज हमारे लिए इन्होंने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला ये मुद्दा यही है कि ये हर साल दर साल किसान जो है उस पर कोई ना कोई दवाई का अप्लाई करता है, उस पर डालता है घास पे, लेकिन घास, खरपतवार ये साल दर साल क्यों बढ़ते जा रहे हैं? वजह क्या इसकी होती है?
या शुरू शुरू में आपने जो बताया इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी में ज़्यादा जानकारी देना चाहता हूँ थोड़ा सा। जैसे खरपतवार हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश का कृषि का किसान भाई सब धरोहर है और कृषि उत्पादन में किसान भाइयों को बहुत सारी चुनौतियों का जो आपने बताया सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो वेदर यानी हवा का प्रभाव रहता है। इसके अलावा बहुत सारी हानिकारक जीव जैसे खरपतवार, कीड़े मकोड़े, बीमारी का प्रभाव रहता है। इन हानिकारक जीव में से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है खरपतवार द्वारा होता है। और ये 3 जो हानिकारक जीव हम बताया इनमें करीब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO कहते हैं उसके आंकड़े के अनुसार करीब 20 से 40% फसल का जो नुकसान है ये हानिकारक जीव से होता है और इनमें 1/3 करीब 33% खरपतवार से होता है और बीमारी से करीब 26%, कीड़ों मकोड़ों से 20%, जैसे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट जो होता है उनसे 7%, चूहे वगैरह जो रैट वगैरह होते हैं उनसे करीब 6% और अन्य हानिकारक जीव से 8% नुकसान होता है। डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च जबलपुर में जो है वहाँ पे कई साइंटिस्ट हैं, उनके जैसे एक गर्दे एटल का आंकड़े के अनुसार उन लोगों ने एक आंकलन किया। उनके हिसाब से करीब भारत में 10 जो मेजर फसल है, मेन फसल जो है उसमें 10 फसल में 18 राज्य में करीब 1100 करोड़ रुपया का नुकसान होता है खरपतवार से इंडिया में हर साल 1100 करोड़ रुपया सिर्फ का 10 फसलों में। हाँ 10 फसलों में और 18 राज्यों में उनका जो आंकलन है इसमें हमको 1100 करोड़ रुपया का करीब 11 बिलियन बोलते हैं, 1100 करोड़ रुपया का खर्चा मतलब ये नुकसान हो रहा है खरपतवार द्वारा किसानों का। तो ये जो खरपतवार, इसीलिए खरपतवार का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। तो आपने जो बोला जो खरपतवार कई तरह का होता है, इसका कई प्रकार है। सबसे पहले हर प्लांट खरपतवार ही है। हाँ खरपतवार ही है, जैसे हमारा फसल भी पौध है वो भी और खरपतवार भी पौध है, प्लांट है सब। दोनों प्लांट है। लेकिन हम लोगों ने इनको अलग कर दिया। जो खरपतवार जो फसल हमने ब्रीडिंग करके हमारा खाद मतलब फूड के लिए खाद्य सुरक्षा कर इस्तेमाल करते हैं और जो हमारा लार्ज एरिया में होता है उसका हम फसल नाम दे दिया। और खरपतवार जो यहाँ वहाँ जो भी कोई उगाई नहीं जाता है, ऐसे आपसे आप आ जाता है और फसल के साथ कंपटीशन करता है, उनका नुकसान करता है, उसको हम वीड बोल दिया। लेकिन वीड कई प्रकार का है। जैसे एक होता है संकीर्ण पत्ते वाला, जैसे बहुत ही पतली सी जो उनका पत्ती होता है। जैसे आपका धान में आता है बाइपर घास, गूज ग्रास, मकड़ा, एकराकनी, फिर आपका जो सामक, छोटा सामक जो घास है ना, एक सोरू मतलब एकदम पतला मतलब संकीर्ण पत्ते वाले होता है। दूसरा होता है जैसे चौड़ा पत्ते वाले होता है, जैसे केसूत, लवंग लौता कहते हैं, लुडुजिया। और जैसे हमारा गेहूं में भी आता है, जैसे मतलब एक्चुअली जैसे आपका बथुआ, सेंझी, चटपटा, ये चौड़ा पत्ती वाले होते हैं। और एक होता है जो सेंज कहते हैं, जिसका जैसे हमारा मोथा का कई तरह का मोथा होता है। जैसे साइप्रस हम कहते हैं, इसको साइप्रस कहते हैं, साइप्रस रोटंडा, साइप्रस एस्कुलेंटस ये है। कई तरह का मोथा दुनिया में है। ये आपका मोथा बहुत पॉपुलर घास, हाँ बहुत पॉपुलर, बहुत खतरनाक भी है, बहुत ये है। और इसका नुकसान मतलब इनका जो नुकसान भी बहुत ऐसे होता है जो कॉलोनी फॉर्म करता है। जहाँ एक बार ये आ जाता है ना किसी फसल में, वो वहाँ पे इस पे कॉलोनाइजर बोलते हैं, बहुत ही कॉलोनी फॉर्म करके एक पैच बनाता है और धीरे धीरे पूरा खेत को पूरा खेत को कवर कर लेते हैं। और इसीलिए ये थोड़ा खतरनाक है, ज्यादा बहुत बड़ा दुश्मन फसल का है, क्योंकि ये एक बार आ जाए इसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के जमीन के नीचे जो इनका ट्यूबर होता है, छोटा छोटा नाट होता है, उससे उगता है। और उसको जब तक ना कंट्रोल किया जाए, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ऊपर से हमने इसको मार दिया, मतलब कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो नीचे जब तक फिर उगता रहता है। तो इसीलिए एक ये है। तो हमारा 3 तरीका जो बोला, संकीर्ण पत्ते वाले है, चौड़ा पत्ते वाले है, और सेज मोथा टाइप का घास है। और एक घास में
और एक है जो हमारा कोई जैसे एक एनुअल बोलते हैं हम, एनुअल सारे दुनिया कहते रहते हैं, लेकिन मैं सीजनल बोलता हूँ। अच्छा। जो मतलब हर सीजन में, जैसे खरीफ मौसम में, खरीफ ऋतु में आप आगे एक दूसरी तरीका का आप खरपतवार देखेंगे, रबी में आप दूसरी तरीका का देखेंगे, और समर में, ग्रीष्मकालीन में भी अपना अलग तरीका का खरपतवार देखेंगे। लेकिन आजकल जो मौसम का बदलाव आया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके वजह से खरपतवार भी अपना एडेप्टेशन कर लिया। तो अच्छा। आजकल कई के होता है, जैसे कोई खरपतवार जो खरीफ मौसम में आना चाहिए वो खरीफ में तो है ही, वो आगे जो आपका रबी मौसम आ रहा है उसके उस तक भी उनका मतलब जर्मिनेशन आ जाता है, हो जाता है। देख रहा हूँ हम लोग आजकल ये सब चीजें हो रहा है। मतलब ये भी इनका जो एम्पलीट्यूड है, हाँ पहले सीजनल है, ये धीरे धीरे ये भी इनका जो एम्पलीट्यूड बोलता है ना, विस्तार जो स्प्रेड करने का, जर्मिनेशन का, जो एनवायरनमेंट के साथ इन्होंने बना लिया, मतलब अडॉप्ट कर लिया। तो जो खरीफ मौसम का खरपतवार जो है, आजकल कुछ खरपतवार आपको रबी मौसम में भी शुरू में जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना खरीफ और रबी का, उस मौसम में उस समय आपको दिखाई देता है। तो ये है, तो सीजन के मुताबिक जो खरपतवार है। और खरपतवार का ऐसा हम जो सोचते हैं, जैसे एक क्रांतिक अवस्था कहते हैं, क्रिटिकल स्टेज होता है हर फसल में। जैसे शुरू में सारे फसल को हमें खरपतवार से रहित करना चाहिए, तभी फसल पनपनावे। फसल हमारे जैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं टेम्पलेट है। एक आमिर घर का लड़का जैसे, इसको हमने अच्छी तरह करके परवरिश करते तभी वो आता है, अच्छा वो ये होता है, आमिर घर का लड़का है। हाँ। और जैसे खरपतवार है गरीब घर का लड़का, जैसे उसको मैं उतना कुछ भी आप उनको मदद नहीं करते, कुछ भी है आपसे आप उग जाता है। इसीलिए कहते हैं अपने आप पनपता है, अपने आप। इसमें कहते हैं जो एक चीज बोलते हैं, हम साइंस थोड़ा बता रहा हूँ, इसको बोलते पेरेंटल डिपेंडेंस जो है फसल के अंदर बहुत ज्यादा है, और जो खरपतवार के अंदर नहीं है। क्योंकि खरपतवार का बीज इतना छोटा होता है, खरपतवार जिस दिन वो जम जाता है उसी दिन से वो फाइट शुरू कर देता है, क्योंकि उतना सीड में उसका फूड रिजर्व नहीं होता, तो उसमें चलेगा नहीं। तो इसीलिए जैसे ही जम जाता है उसी दिन से वो पत्ती फैलना शुरू कर देता है, फोटोसिंथेसिस करता है, बहुत विगोरस ग्रोथ शुरू होता है। और हमारा फसल जो है, जैसे एक धान गेहूं बोलिए, जैसे इतना बड़ा सीड होता है, उसमें बहुत फूड रिजर्व होता है, एंडोस्पर्म रहता है शुरू में। तो शुरू में 10-15 दिन तो जर्मिनेशन के बाद वो जो फूड रिजर्व है बीज के अंदर, उसी से वो उनका खाना पीना करता है, इसीलिए वो सोता रहता है, उसमें उतना कंपटीशन का मनोभाव नहीं रहा, मतलब शुरू में जमता है। तो इसीलिए धीरे धीरे वो बाद में उनका जर्मिनेशन, जब फूड रिजर्व खत्म हो गया तो अपने स्वावलंबी होना है, तब हाँ फोटोसिंथेसिस बना। ऐसे में बोल रहा हूँ, मतलब ये जो डिपेंडेंस जो है ना, पेरेंटल डिपेंडेंस, मतलब अपने जैसे बच्चों, हमारा घर में क्या होता है, छोटा बच्चे शुरू में, जैसे छोटा बच्चे है, पेरेंट के ऊपर टोटल डिपेंडेंट होता है। जैसे बच्चा 8वीं 9वीं में आ गया, बच्चों को बोलते हैं, पहले शुरू में बच्चों को, अपने बच्चों को हाथ पकड़ के पिताजी क्या करते हैं, बच्चों को हाथ पकड़ के बास पे ले जाते हैं, बास पे बिठाता है, फिर बच्चों जब बास से आता है स्कूल से, फिर उसको लेके आते हैं। जैसे ही बच्चे 8वां 9वां क्लास में आ गया, बच्चा खुद ही बोलता है, पिताजी आपका आने का जरूर नहीं, मैं खुद ही चल जाऊंगा, तो हम अकेला कर लूंगा, सबको हम अकेला कर लूंगा, आपका कोई आने का जरूर नहीं है। ऐसे ही फसल भी शुरू में थोड़ा उनका कंपटीशन कम होता है, बाद में जैसे 25-30 दिन के बाद फसल एक बार उनका भी रूटीन शुरू हो जाता है, ऐसा वो भी तब सेल्फ मतलब स्वावलंबी जिसका बोलते हैं, स्वावलंबी हो जाता है। और ये होता है, तो शुरू में इससे खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। जो पहले ये जो क्रांतिक अवस्था है, हर फसल में अलग अलग होता है। जैसे हमारा दलहन फसल, जैसे मूंग में उड़द है, उसमें करीब हमने शुरू में 15 से 30 दिन पहले, फर्स्ट 15 से जो 30 दिन है, वो बहुत ही ये होता है, उस समय खरपतवार रहित होना चाहिए, नहीं तो खरपतवार एक बार हावी हो जाए तो फसल, और उसको 30 दिन के अंदर खरपतवार निकालना, फसल उसको और मान नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक बार जैसे खरपतवार हावी हो गया तो फसल के ऊपर वो हावी हो जाता है। तो इसीलिए पहले 30 दिन कम से कम, ये जो दलहनी फसल मूंग उड़द वगैरह है, इसमें तो 30 दिन बहुत ही मतलब खरपतवार क्रिटिकल है। जैसे अपना सीधी बिजाई धान है, और इसमें करीब 45 दिन 50 दिन पहले, 40-50 दिन का एकदम बिल्कुल खरपतवार रहित होना चाहिए। और धान गेहूं में जैसे आपका 60 दिन तक, मक्का में 60 दिन तक आपका खरपतवार रहित होना चाहिए। हर फसल में अलग अलग है। और इसका एक थंब रूल कहते हैं, हम कहते हैं जैसे एक चौथाई से एक तिहाई, मतलब 1/4 to 1/3 टोटल जो क्रॉप का ग्रोइंग ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से हम करते हैं। एक थंब रूल है,
थोड़ा इधर उधर होता है, हाँ हाँ। लेकिन थंब रूल है। जैसे एक कोई फसल 120 दिन का है, तो 120 दिन का मतलब एक चौथाई मतलब 30 हो गया, और एक तिहाई मतलब 40। तो उसी जैसे 120 दिन का क्रॉप है, तो आप मान लीजिए 30-40 दिन पहले पहले जो 30-40 दिन है ना फसल का बुआई के बाद, वो बहुत ही क्रिटिकल है। उस समय आपको खरपतवार रोहित करना है। एक बार उस समय खरपतवार रोहित हो जाए फसल, इसके बाद फसल आपसे आप ऐसे ही उनका ग्रोथ शुरू हो जाएगा, वो खुद फसल खरपतवार के ऊपर हावी हो जाएगा। खरपतवार को पनपना नहीं देगा, और खरपतवार को वो खुद ही नियंत्रण कर लेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे इधर उधर हो जाता है, एक है। और खरपतवार नियंत्रण का जो है बहुत सारे तरीका है। सबसे पहले तो बताऊंगा जैसे मशीन द्वारा आजकल बहुत छोटा छोटा वीडर आ गया है, जैसे कोनो वीडर है, दोनों पंक्ति और लाइन के बीच में फसल का वो चला के अपने निलाई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं बहुत सारी जगह में। और हाथ से निकालना वाली, हाथ से भी निकालते हैं, हाँ ट्रेडिशनल जो है, जैसे हाथ से जैसे खुरपी से कसोल्ला से निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण करते हैं। और इसके लिए स्टेज भी होता है, लेकिन हम बोलते हैं स्टेज के कोई किसान भाई उसके लिए इंतजार मत करिए। किताबें बोलते हैं, हम भी बोलते रहते हैं, ये 25 दिन के बाद 20 दिन के बाद फसल बुआई के 20 दिन के बाद, नहीं ऐसा नहीं। आप जब भी फसल देखेंगे, फसल में देखेंगे जो खरपतवार आ गया, तो आप इंतजार मत करिए 25 दिन का 30 दिन का। जैसे 15 दिन में आ गया तो 15 दिन में आपको निराई गुड़ाई करना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए। ये हाथ से करना है, हाथ से निराई गुड़ाई होता है। जैसे सही फसल चक्र जैसे है, धान गेहूँ के जगह में धान मटर, धान सरसों वगैरह, जैसे धान के बाद दूसरा लेंटिल, नहीं तो चना वगैरह जो कर सकते हैं धान के बाद, ये सब दूसरा फसल जो कर सकते हैं। फसल चक्र को थोड़ा सा सही होने से खरपतवार का भी पनपना मतलब जो ग्रोथ है और इनका जो पॉपुलेशन आता है वो धीरे धीरे कम होता है। एक है अंतर फसलीकरण, जो इंटरक्रॉपिंग हम कहते हैं, एक फसल का बीच में दूसरा एक फसल का लगा दे तो ऑटोमेटिकली जो खाली जमीन, एक्चुअली खरपतवार इसीलिए आता है जमीन खाली रहता है, लेकिन वो जमीन को हमने दूसरा फसल से हमने कवर कर लिया तो उसमें खरपतवार कम आएगा। लेकिन इसके लिए अंतर फसलीकरण का हमारा जो सारे रूल है, नियम है, जैसे एक कहते हैं रिप्लेसमेंट सीरीज है, एडिटिव सीरीज है, तो उसमें जैसे कभी 2 लाइन के बाद 1 लाइन, कभी 1 लाइन के बाद 1:1, 2:1, 4:1, ऐसे फसल के हिसाब से हम अंतर फसलीकरण कर सकते हैं। जैसे गन्ने के बीच में कुछ और लगाएं या मक्के के बीच में कुछ और लगाना है, हाँ वो देखना है, हाँ और फसल का है। और अंतर फसल मतलब जो इंटरक्रॉपिंग का रूल भी है, और उसका सेट प्रोसीड्योर भी है, हमने कौन सा फसल लगा सकते हैं, किस फसल में कौन सा कर सकते हैं। नहीं तो हम तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों फसल से हमें लाभ लेना है तो साइंटिफिक तरीके से हमें अंतर फसलीकरण करना है। उससे खरपतवार भी नियंत्रण होगा, हमें मुनाफा भी होगा, फसल का उपज भी बढ़ेगा, ये होता है। और है जैसे मृदा सौरीकरण, ये भी बहुत बड़ा तकनीक है, हमने किया था। जैसे हमारा दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो है, जहाँ जहाँ में जैसे मई जून, अप्रैल मई जून में बहुत टेम्परेचर होता है, वातावरण एनवायरनमेंट गर्म होता है। उस समय जैसे तापमान वृद्धि हो रहा है, जैसे 40-45 टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाता है, तो उस समय हमने मिट्टी के ऊपर जैसे सफ़ेद जो पॉलीथीन होता है ना, ट्रांसपेरेंट सफ़ेद पॉलीथीन को हम ढक के उसमें से क्या होता है, ढक दिया जाए तो उसमें क्या होता है, जो खरपतवार जो मिट्टी का जो मल्चिंग, हाँ मल्चिंग जैसे हो रहा है, तो उसे आपका 0 to 5 सेंटीमीटर, मतलब सॉइल जो लेयर है उसका 0 से 5 सेंटीमीटर तक करीब 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे बाहर में आपका टेम्परेचर एनवायरनमेंट में चल रहा है 40 डिग्री, तो वो 50 डिग्री हो जाता है। मतलब लेयर में जो 0 to 5 सरफेस से 5 सेंटीमीटर तक, और उसके नीचे जैसे 5 से 10 सेंटीमीटर लेयर सॉइल जो है, उसमें करीब और भी थोड़ा कम होता है, लेकिन उसमें 6-7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा मेन मकसद है, वो खरपतवार का जो बीज है मिट्टी के अंदर वो खत्म हो जाता है। उस टेम्परेचर में खरपतवार का बीज उसमें नष्ट हो जाता है मल्चिंग से। हाँ, वो जो सोलराइजेशन मतलब पॉलिथीन माल्च जो कर रहे हैं ना, पॉलिथीन माल्च से, तो उससे क्या होता है, अगले सीजन में खरपतवार का जो मतलब डबल फायदा मल्चिंग का। मतलब एक तो आपको फसल को तुरंत बचा रहा है और आगे के लिए भी सेव कर रहा है। हाँ वही मतलब जो है मल्चिंग, मतलब जैसे खाली जमीन में हम करते, ज्यादातर फसल में नहीं करते,
लेकिन वो हम मई जून का महीने में जैसे हमारा फसल जमीन में कोई फसल मतलब इस समर में तो फसल होता ही नहीं है, जमीन खाली रहता है, तो उस समय हम पॉलीथीन बिछा के उसको सोलरेशन कर दे तो इससे फायदा होगा। लेकिन एक बार एक चीज़ ध्यान में रखना, सॉइल सोलरेशन करने के बाद जो मृदा सौरीकरण बोल रहा हूँ, सॉइल सोलरेशन, ये करने के बाद करीब मतलब उसमें मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि मिट्टी डिस्टर्ब हो गया जैसे उसको फिर जुताई कर दिया, एक बार आपने सोलरेशन कर लिया, इसके बाद मिट्टी में जुताई कर दिया, तो क्या होगा, जो नीचे का मिट्टी ऊपर में आ जाएगा, ऊपर का मिट्टी नीचे चल जाएगा, तो नीचे का मिट्टी में जो उड़द का बीज था ना खरपतवार का, तो फिर ऊपर आ जाएगा, फिर वो जम जाएगा। तो इसीलिए हमें ऊपर वाला हिस्सा का जो खरपतवार सीड नष्ट हो गया ना, उससे आपका जो खरीफ सीजन में आप फसल लेंगे, पर्पज हल नहीं हुआ। हाँ, पर्पज तब जुताई करने से वो नष्ट हो जाएगा, उसका नालीफाई हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि ये नीचे की मिट्टी अगर ऊपर आ गई तो भी खरपतवार आ जाएगी, तो कितने नीचे तक इसके बीज रहते हैं? बीज तो घास का बीज तो मैं तो अब तो हम लोग तो सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन नीचे भी खरपतवार का बीज होता है, लेकिन वो बीज क्या होता है, आपको तो 30 45 40 तक तो आपको मिल ही जाएगा खरपतवार का सीड। कितने 45 सेंटीमीटर? हाँ, क्योंकि ये जो है खरपतवार का सीड रहता है, लेकिन ये सीड डोरमेंट में रहता है, वो कभी जमता नहीं। एक खरपतवार के अंदर एक क्षमता बोला था मैंने जो भगवान ने दिया, एक ये है जो खरपतवार जो, क्योंकि वो जानता है, उसके अंदर ये क्षमता दिया भगवान ने, जैसे इतना छोटा सीड है खरपतवार का सीड है, जो बीज बोल रहा हूँ, जो हमारा मिट्टी का जमीन का सरफेस से लेके 2, 2.5, 3 सेंटीमीटर तक लेयर में जो खरपतवार का बीज है वही उगता है, वही जमता है। अच्छा। नीचे जो है वो जमता नहीं, वो डॉर्मेंट रह जाता है, जैसे उसको ऊपर लिया जाए वो तब जमता है, क्योंकि वो जमता है, जुताई होगी, हाँ, फिर वो ऊपर आ गया, फिर वो जमता है, क्योंकि उसको इतनी पावर है, वही मैं एक्चुअली वो थोड़ा मतलब भगवान ने दिया हुआ जैसे है, वो आपसे अब जानता है, इतना छोटा सीड है, वो जानता है जैसे वहां जमेगा तो ऊपर मिट्टी के ऊपर जैसे आते आते वो वहां पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका उतना बड़ा प्लामिल जो होता है ना, जो निकल के आता है, वो उतना बड़ा नहीं होगा, तो साइलेंट बैठा रहता है, चुपचाप रहता है। जैसे वो सरफेस में आ जाता है थोड़ा सा, फिर जमना शुरू करता है। इसलिए 2, 2.5, 3 सेंटीमीटर लेयर तक ज्यादा से जो खरपतवार है वही ज्यादा तक जमता है, नीचे वाला वो व्यक्त रहता है, डोरमेंट रहता है, वो जमता नहीं। वो कितने सीड लगभग होते हैं अगर स्क्वायर फीट में एक में या देखा जाए तो? हमने 1 मीटर, जैसे 1 मीटर बाय 1 मीटर एरिया ले लिया, और 1 स्क्वायर मीटर एरिया 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक आप ले, करीब 7 से 8 लाख खरपतवार का बीज होता है। 1 स्क्वायर मीटर हाँ, 1 स्क्वायर मीटर में डेप्थ तक लेना चाहिए। 8 लाख, हाँ, 8 लाख सीड होता है, और वो सीड हर साल में वो रिप्लेनिश होता है, जिसको हम सीड रेंट कहते हैं। ये तो जो मिट्टी के अंदर सीड खरपतवार का है उसको हम सीड बैंक बोलते हैं, जैसे बैंक में हमारा पैसा रहता है, इसमें भी सीड बैंक, इसका सीड बैंक है सॉइल में। और सीड रेन होता है जो हर साल जैसे अपना जमीन में खरपतवार मतलब फसल आप उगा रहे हैं पानी के साथ, जैसे FOIM कंपोस्ट जो भी दे रहे हैं उसके साथ, और जो खरपतवार वहां पे जम रहा है उसका जो बीज हो रहा है वो उससे भी उसमें धीरे उसमें रिप्लेनिश हो रहा है, जमा हो रहा है ना, वो भी उसको मतलब जैसे रिकरिंग मतलब जो डिपॉजिट जैसे हो ना, रिकरिंग और डिपॉजिट हर बार वो जमा हो रहा है। तो इसीलिए खरपतवार का जो सीड बैंक जो है इसका पूरा खत्म करना एकदम ही अवश्य, मतलब क्या बोलूं, असंभव है। ये एक तो खरपतवार रहेंगे ही। हाँ, खरपतवार को दुनिया से निकलना है तो उसके लिए तरीका तो है, लेकिन हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे हमने बहुत सारी दवाई है, हमने इसको टोटल सॉइल को स्टेरिलाइज कर दिया जाए, जैसे दवाई डाल के टोटल सॉइल को स्टेरिलाइज करके जैसे उसका सीड को पूरा मिट्टी के अंदर खत्म कर दी, लेकिन उससे क्या होगा, सॉइल तो स्टेरिलाइज हो जाएगा, उससे हमारा फसल भी उसमें उगाना मुश्किल हो जाएगा, हो सके जैसे उसमें फसल जमेगा नहीं उस साल में ऐसे, क्योंकि वो भी प्लांट है। वो एक तो ये है, तो वो भी प्लांट है, तो वो उसका सीड जमना मुश्किल हो सकता है, एक तो है। दूसरा हम ये भी नहीं चाहते, जो खरपतवार भी पौध है, और ये हमारा वातावरण के लिए, हमारा जिंदगी के लिए, हमारा जीने के लिए एक
अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पौध भी तो हो सकता खरपतवार है, भी खरपतवार जरूरी है। है। हम बायोडाइवर्सिटी की बात बोलते हैं ना, हमेशा बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं ना, सारा दुनिया में हमारा बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए। जितना डाइवर्सिटी रहेगा उतना हमारा वातावरण स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, ये सब चीज़ है ना। तो इसीलिए खरपतवार पूरा का पूरा हम निर्मूल करने के लिए नहीं बोलते, रिकमेंड भी नहीं करते। जो कुछ तो जब मतलब एक साधन जो इसका डेंसिटी है, पॉपुलेशन लेवल है, उस तक मतलब उस तक हम उनको कंट्रोल मेंटेन कर रखना ले, होगा। उसको मेंटेन कर ले, और उसके ऊपर उसको ना आने दे, हावी होने ना दे, तो वो हमारा वातावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, सबके लिए लाभदायी होगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए हम खरपतवार को पूरी तरह निर्मूल नहीं करना चाहते। अच्छा। तो इसीलिए ये है। और अच्छा, ये खरपतवार डॉक्टर साहब, जैसे ये कांग्रेस घात की बहुत बात होती है कि जब हमने डॉर्फ वैरायटी के सीड मंगाए, या जो माइलोग्रेन सीड जो ना, पहले सबसे पहले इनको आया था पुणे में जो ये जो मैक्सिको से आए थे हमारे हाँ, पास, हाँ, ये पुणे में आए पहले। फास्ट हमारा इंडिया में 1955 में पुणे में इसको लोकेट किया गया था, पुणे में। और वो आया था कांग्रेस जैसे, घास। हाँ, माइलोग्रेन सीड जो आता ना, माइलो, जो अमेरिका वगैरह से माइलो आता था, माइलोग्रेन होता ना पहले उस जमाने, जो मिलेट कहते हैं ना, मिलेट, माइलोग्रेन सीड, मिलेट का ग्रेन सीड में पाया गया था। फिर इसको ज्यादा आया जो हमारा PL480 हुआ ना, PL480 के तरफ उसके जो जरिए आया। अमेरिका से जो गेहूं हम इंपोर्ट करते थे, उसी में ज्यादा आया। इसके बाद धीरे धीरे हमारा इंडिया में, महाराष्ट्र से अभी सारा भारत में ये फैल गया। ये महाराष्ट्र से शुरुआत मतलब हुई वहां थी। पे शुरू हुआ था, पुणे में फर्स्ट लोकेट किया गया था 1955 में। अच्छा, पहली और बार। ये भी खतरनाक यही है, ये शुरू में जो है इनका, हम सोचते थे जो ये नॉन क्रॉप एरिया जो है ना, जैसे आपका रोड साइड, बांध, फेंस लाइन, रेलवे ट्रैक, ये सब में दिखाई देता था और उसी में ही था। लेकिन ये वीड भी धीरे धीरे इतना, अपने पिछले, आप पता नहीं, अभी 70-80 साल हो ही गया, 50 से लेके, बिल्कुल बिल्कुल। इतना सालों में ये धीरे धीरे ये क्या हुआ, अभी नॉन क्रॉप जो सिचुएशन है उससे अभी फसल में भी आना शुरू कर दिया, और फसल में बहुत सारी फसल में आता है। कांग्रेस और घास, कांग्रेस घास से बहुत सारे नुकसान होता है, जिसको पार्थेनियम बोलते हैं, इसका पार्थेनियम बोलते साइंटिफिक हैं नेम है इसको। पार्थेनियम। ये अमेरिका से, अमेरिकन है ना? हाँ, अमेरिका से पार्थेनियम अमेरिकन है। हाँ, इसको गाजर घास भी बोलते हाँ, हैं। गाजर घास कहते हैं, सफेद टोपी कहते हैं, इसके बाद इसका है रैगवीड पार्थेनियम कहते हैं, मतलब काफी सारे नाम हाँ, हैं। इसका कड़वी घास भी बोलते हैं, कड़वी, बिटर ग्रास, कड़वी घास। और कितना खतरनाक है, पौधों के लिए, इंसानों के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। खतरनाक है। खतरनाक ऐसे है, जैसे मैं बोलो, जैसे खेतों में आ गया तो करीब आंकड़े जो ऐसे है, बोलते हैं जैसे फोरेज फसल है, जैसे सरगम वगैरह में करीब 40% तक नुकसान करते हैं। 40%? हाँ, आ गया तो मतलब उसमें आ गया, पूरा आपने ये करे 40% तक कर सकता है। और आप लॉन वगैरह में, फोरेज फसल में, फोरेज क्रॉप जो है, फोरेज क्रॉप में भी आप करीब बहुत 90% भी नुकसान कर सकता है फसल में, इतना। हाँ। और ये सिर्फ नहीं है, ये हमारा जो, इनके बारे में बोलना है तो मतलब और भी थोड़ा सा ज्यादा मैं टाइम लेना चाहता हूँ इसके। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये तो गया आपका फसल के ऊपर नुकसान। और पार्थेनियम में सबसे ज्यादा किसके लिए खतरनाक है, पार्थेनियम में जो पौधों में एक एल्कालॉइड मिलता है, अच्छा, जिसको कहते हैं पार्थेनिन। अच्छा, पार्थेनिन के अलावा और दो होता है, एक एम्ब्रोसिन और कोरोनोपिलिन, ये दोनों होता है, लेकिन वो थोड़ा कम मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में होता है पार्थेनिन। और पार्थेनिन बहुत ही खतरनाक होता है। तो पार्थेनियम, हाँ, जैसे जहाँ पे पार्थेनियम ग्रो हो रहा है और पार्थेनियम मिट्टी में उसको आपने दफना दिया, आपने जुटाई से वगैरह, तो उनमें पार्थेनियम से जो पार्थेनिन निकलता है, उससे हमारा जो मिट्टी के अंदर जो बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे राइजोबियम होता है ना, राइजो नाइट्रोजन फिक्स करता है, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये सब के ऊपर इसका बहुत प्रभाव है, साइड इफेक्ट है। हाँ, साइड, इसके ऊपर मतलब इनका ग्रोथ को, मतलब इनका जो कॉलोनी फॉर्मेशन जो कैपेबिलिटी वगैरह सब ये नष्ट कर देता है। ये हमारा एग्रीकल्चर का है। और जैसे एनिमल और हमारे इंसान के लिए, जैसे हमारा बहुत सारी बीमारी होता है, ऐसा नहीं जो हर इंसान को पार्थेनियम से ये बीमारी हो सकता है, लेकिन कुछ इंसान जो होता है, आदमी जो है, वो पार्थेनियम में ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होता है, पार्थेनियम उसके लिए एलर्जिक होता है।
तो उसमें क्या होता है, जैसे होता है एक डर्माटाइटिस होता है ना बॉडी में जो छला वगैरह जैसे हाँ, पड़ हाँ, रहा है, बिल्कुल। एक कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, देन सीवियर डर्माटाइटिस, राइनिटिस और हे फीवर, और एक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। अच्छा, ब्रोंकाइटिस भी होता है हाँ, इससे? ब्रोंकाइटिस इसका जो एक्चुअली ये दो तरीका से होता है। हम्म, जैसे कुछ एरिया में जहाँ पे पार्थेनियम भरा है, वहाँ पे एक आदमी हर दिन आना जाना कर रहा है और उसको पार्थेनियम को टच कर रहा है, कोई भी टच वगैरह कर रहा है, तो टच से होता है। दूसरा आपका होता है आपका पार्थेनियम का पोलन जो है, उस एरिया में जैसे पोलन एनवायरनमेंट में जो घूम रहा है, वो पोलन को बॉडी के अंदर चल जाए तो उससे आपका ये जो एस्थमा, हे फीवर, ये सब चीज़ होता है। और सोर थ्रोट भी होता है, जैसे ये एनिमल वगैरह में सोर थ्रोट को लेकर ये सब चीज़ें थोड़ा बीमारी होता है। एक्जिमा होता है, एक्जिमाटाइड डर्माटाइटिस भी बोलता है, ये सब हमारा लिए होता है। एक ये है। अच्छा, दूसरा हाँ, तीसरा जो है, एक तो हमारा एग्रीकल्चरल हैजार्ड हो गया, वो जो बोला पहले, ये आपका हो गया जो एनिमल हेल्थ हैजार्ड हो गया, हमारा एनिमल इंसान का हेल्थ हैजार्ड। और तीसरा जो है हम बोल रहे हैं जैसे इकोलॉजिकल हैजार्ड जो बोल रहा है, जैसे पार्थेनियम आजकल नॉन क्रॉप सिचुएशन में आ रहा है, तो हमारा जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है ना, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम था जो हर्ब से बनता है, हर्बल मेडिसिन होता है, करीब 9,500 हम हर्ब है जो जिसका हम मेडिसिन बनाता है इंडिया में। अच्छा, अभी पार्थेनियम ने उस हार्ब के लिए सबसे बड़ा एक खतरनाक दुश्मन बन गया, क्योंकि वो पार्थेनियम जहाँ होता है वो हार्ब को डिस्प्लेस कर देता है, हार्ब को वहाँ गुल्म जो हार्ब है उसको उगने नहीं देता। एक ये है। और बहुत सारे जो हमारा मल्टीपर्पज ट्री प्रोजेक्ट है, जैसे हमारा ल्यूसिना का, यूकैलिप्टस, ये सब जो हमारा एफोरेस्टेशन प्रोग्राम वगैरह होता है, तो वहाँ पे जैसे हमने नया सैपलिंग ग्रो करते हैं एक एफोरेस्टेशन के तहत, तो उस समय जैसे पार्थेनियम वहाँ ज़्यादा हो तो उनका सैपलिंग का कभी कभी एस्टेब्लिशमेंट में रुकावट डालते हैं, और उनमें इनका जो एलोपैथिक इफेक्ट है उसके वजह से थोड़ा सा इसका ग्रोथ बर्बाद में भी कमी होता है। ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा इफेक्ट तो पार्थेनियम का ये उसमें इंसानों के लिए, फसलों के लिए और मेडिसिनल प्लांट के लिए या बहुत बड़ा खतरा है। हाँ। ये तीनों के लिए। अच्छा, ये जो पार्थेनियम है इसको गाजर घास कहते हैं या कांग्रेस घास बोलते हैं, इस तरह की और भी कोई घास हमने गेहूं या चावल की तरह किसी के फसल के साथ हमने किसी उपज के साथ हमने इंपोर्ट किया हो जिसकी हिस्ट्री हो? क्योंकि पार्थेनियम तो बहुत फेमस हो गई कि ये सब जगह फैल गई। हाँ। ऐसी कोई और घास हमने इंपोर्ट की अपने एक फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ किया हमने इंपोर्ट कर लिया? एक तो हम बता सकते हैं, जैसे एक फेलाडिस भी है जो हमारा फेलाडिस माइनर जो गेहूं में हमारा आते हैं। हाँ, एक फेलाडिस माइनर कहते हैं। एक्चुअली इनका हमारा देश में बहुत सारे नाम पे इसको भी कहा जाता है। जैसे इसको कोई कहते हैं गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा गेहूं इसका में होता है? हाँ, गेहूं में होता है गुल्ली डंडा। एक है इसको कहते हैं गेहूं के मामा, अच्छा, मतलब गेहूं के मामा कहते हैं, उसके साथ साथ ही रहेगा। हाँ। और एक है बलोरी, मंडूसी, ये सब है। तो ये भी हमारा गेहूं के साथ आया, ये हम मानते हैं, और साइंटिफिक तरीका से हमने प्रूव भी किया हुआ, जो इसको हम गेहूं के साथ ही आया। हाँ, गेहूं के साथ ही आया। ये जो फेलाडिस माइनर पहले हमारा यहाँ नहीं होता। कोई और ऐसी चीज जिसने भारत में सब जगह कब्जा कर लिया हो, बाहर से आई हो, कोई ऐसी और घास? ऐसे मतलब ऐसे जैसे पार्थेनियम छोड़ के और कोई इलावा ऐसे घास नहीं है जो बाहर से आया। पानी के लिए जलकुंभी, जैसे जलकुंभी है, जलकुंभी भी एक है। हमारी तो नहीं है जलकुंभी। हाँ, ना इंडियन नहीं है। हाँ, जलकुंभी भी है। इंडियन नहीं है। वाटर हाइसिंथ है, इंडियन का नहीं है। हाँ, इंडियन नहीं है। ये भी नेटिव नहीं है। कब ये भी आया, ये भी करीब करीब जैसे हमारा फ्रीडम जो हमारा 1947 के से पहले जो हमारा देश में उस समय यूके से इसको कहते हैं, जो आमहर्स्ट, लॉर्ड आमहर्स्ट का जो वाइफ है, उन्होंने इनके बहुत ही फेवर करते थे, इनको लाए थे कोई हमारा ये जलकुंभी। लेकिन आजकल ये बहुत बड़ा एक एक्वाटिक वीड बोलते हैं। वो लोग क्यों ले आए थे ये फूल के लिए? बहुत अच्छा इसका जो एस्थेटिक्स जो ब्यूटी है, बहुत अच्छा देखने में। इसका जो एक ब्लू कलर अच्छा फूल होता है, बहुत सारे होता है ये। तो इसके लिए ले आए, शौक में ले आए, और ये पूरे देश में फैल गया। हर जगह जहाँ वाटर बॉडी है वहाँ पे जलकुंभी मिलती है। अभी थोड़ा सा मैं खरपतवार का नियंत्रण फसल में बता दूं क्या, उसमें कुछ बोलूं क्या? हाँ, नहीं, एक चीज रक्षा मैं चाह रहा था कि ये जो इसका इशू है, ग्लाइफोसेट का इशू है,
कि ये पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में ग्लाइफोसेट बैन है ना। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि इस पे करीब 1 लाख सवा लाख मुकदमे थे अमेरिकन किसी कोर्ट में, उसमें से काफ़ी सारे सेटल किए हैं। अभी करीब 67,000 मुकदमे अभी इस पे हैं कैंसर के। इसके बावजूद पूरी दुनिया में चल रहा, हमारे देश में भी किसी हिस्से में चल रहा है, किसी हिस्से में बैन है, जैसे शायद तेलंगाना में बैन है। तो ये ग्लाइफोसेट कैसे कितना खतरनाक है इंसान के लिए या फसलों के लिए खतरनाक है, इसका कैसे सही इस्तेमाल करें। हमारे देश में तो बैन नहीं है, कुछ ही स्टेट ने बैन कुछ किया। स्टेट में बैन तो ये क्योंकि हमने देखा कि गांव में हर घर में एक वो हरी सी एक डिब्बी रहती है जिसमें राउंड अप नाम से एक दवाई आती है, ग्लाइफोसेट ही होता है वो बेसिकली। तो कितना खतरनाक है, क्योंकि जब अमेरिका में कैंसर के लिए इतने मुकदमे हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं, उसका भारत में भी नुकसान होगा। नहीं, नुकसान का देखिए किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, ग्लाइफोसेट वही मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे ग्लाइफोसेट जो है, हाँ, ये कहते हैं नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, ये टोटल किलर है। मतलब ये ग्लाइफोसेट से आप कोई भी पौध हो मार सकते हैं, जहां भी डालेंगे सब जहाँ मरेगा, सारे जैसे सब मरेंगे। इसीलिए नॉन सिलेक्टिव कहते हैं, और इसको हम फसल में कभी भी रिकमेंड नहीं करते, किसी भी फसल में। अच्छा। क्योंकि फसल के लिए नहीं है, लेकिन हम जैसे रोड साइड में जब खेतों में फसल ना हो, खरपतवार को नियंत्रण, जो खड़े मतलब जो स्टैंडिंग खरपतवार है उसको नियंत्रण करने के लिए ये इसका रिकमेंड हम मतलब जो करते हैं हम सब। और इनका सही इस्तेमाल हो, इसका जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, इसका सही इस्तेमाल से सचमुच जो खरपतवार हमारा जो यूजुअल जो जनरल जो खरपतवार नाशी हम इस्तेमाल करते हैं जो फसल में, जो एनुअल खरपतवार होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो तो कंट्रोल हो जाता है हमारा जो यूजुअल जो हार्बिसाइड है सेलेक्टिव। लेकिन जो पेरेनियल खरपतवार होते हैं जैसे मोथा, दूब, मोथा का कई तरह का मोथा है और दूब है, और कुछ पेरेनियल घास होता है जो फसल में आते हैं, वो खड़ी फसल में हम ग्लाइफोसेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी रिकमेंड नहीं कर सकते हैं और करते भी नहीं है। लेकिन जब फसल खेतों में फसल नहीं है, फसल आपने हार्वेस्ट कर लिया, उस समय एक खरपतवार खड़े हैं तो इसको हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप अगली जो फसल है उसको ले सकते हैं। कितना दिन का गैप होना चाहिए इसमें? कम से कम 15 दिन का हम बोलते हैं, 15 दिन का अगर ग्लाइफोसेट इस्तेमाल करेगा, कम से कम 15 दिन के बाद आप मतलब दूसरा फसल उगाने के लिए प्रक्रिया बुआई कर सकते हैं, उसका बुआई वगैरह कर सकते हैं 15 दिन के बाद। और खरपतवार जो ग्लाइफोसेट का मिट्टी में जाने के बाद वो एक होता है कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मतलब मिट्टी में जो हमारा क्ले पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल जो होता है ना, उसके अंदर उसका जो एब्जॉर्ब फेज है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और उनका फोर्स इतना ये होता है जो वहाँ से निकलता नहीं है। तो इसीलिए हम खरपतवार जो बोल रहे हैं ना, इस तरीका बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्लाइफोसेट ऐसा दवा है जो उसको हमने पत्ती में छिड़काना चाहिए। जब भी हम खेतों में देखेंगे खरपतवार खड़ा है, उसी में ऊपर करना है। खाली जमीन में जैसे हमारा प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशी इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं करना, मिट्टी में करना नहीं चाहिए। क्योंकि मिट्टी में करने से जितना बूंद मिट्टी में गिरता है वो नुकसान होता है, क्योंकि मिट्टी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब तक ना वो मिट्टी से एब्जॉर्ब होके सॉइल का जो सॉल्यूशन हो तो वहाँ आके पहुंचे, प्लांट का जो रूट होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इसलिए उसके लिए उतना मतलब फिर भी ग्लाइफोसेट का जो कुछ मेटाबोलाइट्स होता है जैसे एम्पा वगैरह होता है, वो थोड़ा खतरनाक होता है। वो 20 दिन के बाद ही वो मतलब उनका मेटाबोलाइट बन जाता है, तो वो थोड़ा सा होता है। लेकिन ग्लाइफोसेट का लिए इसीलिए बट ये इतना मतलब अच्छा दवाई है, टोटल वीड किलर है, इसलिए ग्लाइफोसेट के बेस पर दुनिया में बहुत सारी जो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप जो फसल है ना, सारा दुनिया में पर्टिकुलर अमेरिका में आपका मक्का, सोयाबीन, कपास, सारे फसल जो है इसमें हर्बिसाइड टॉलरेंट ग्लाइफोसेट प्रतिरोधी मतलब वेराइटीज जो इस सब फसल का बनाया जा रहा है। अभी बनी है कि नहीं? बहुत कम से कम 490 करीब जो ये जो जीएमओ क्रॉप दुनिया में है, उसमें करीब
40% तो आपका हर्बिसाइड टोलरेंट फसल वेराइटीज है। कितने 490 जीएम क्रॉप है, 490 के करीब बोलता है जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप है पूरी दुनिया में, क्रॉप नहीं है, वेराइटी है। वैरायटी है। क्रॉप का जो वेराइटी, एक एक क्रॉप का करीब हाँ। कई 10 20 25 है, ये वैरायटी है। हाँ। इस जीएम क्रॉप का, हाँ। उसमें से कितना हर्बिसाइड टॉलरेंट है? हार्बिसाइड टोलरेंट करीब अभी लगभग जो मैं बोल रहा हूँ 40% करीब है हर्बिसाइड टॉलरेंट। हाँ, हार्बिसाइड टोलरेंट। उसमें इनमें से 270 करीब, ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 270 करीब जो हर्बिसाइड टोलरेंट वेराइटीज। उसमें ग्लाइफोसेट टॉलरेंट भी है? ग्लाइफोसेट बहुत है, ग्लाइफोसेट है, डाइकम्बा है, ब्रोमोक्सिनिल टोलरेंट है, ग्लूफोसिनेट टोलरेंट है, ये सब बहुत सारे हर्बिसाइड के टोलरेंट। ग्लाइफोसेट हमेशा लाइमलाइट में रहता है। हाँ, ग्लाइफोसेट तो रहता है। उसको उसके जो उससे जो कैंसर होने सबसे ज्यादा ग्लाइफोसेट है। लेकिन कैंसर वाला भी चीज है जो है, इसका पूरी तरह आई डोंट नो, पूरी तरह इसको साबित अब तो बोल ही रहे, जो बहुत सारी केस अमेरिकन कोर्ट में है बहुत सारे, लेकिन केस सुलझ भी गया, उन्होंने सेटलमेंट किया, सेटलमेंट हो गया। और जो है, लेकिन ये चीज देखिए, कैंसर और जो खरपतवार नाशी से जो बीमारी का जो कहते हैं, ये सिर्फ कितना बार एक्सपोजर के बाद होता है। ये सब बोलने से मुझे लग रहा है हम पूरा जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे एक दिन का एक्सपोजर से आपको ग्लाइफोसेट से आपका कोई ये नहीं हो सकता। कितना दिनों का एक्सपोजर हो रहा है, कितना एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, कितना फसल में इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये जो ग्लाइफोसेट का एक्सपोजर है, जो एसओपी है उसका इस्तेमाल करने का, इस्तेमाल करना पालन चाहिए, हो रहा नहीं हो रहा है, वो सब चीज को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारी, और इस दुनिया में आप जानते हैं बहुत सारी लॉबी है, कोई प्रोपोनेंट है, कोई ओपोनेंट है, जो भी है। तो इसके कारण है, लेकिन हमें यही मैं बोलना चाहूँगा, चाहे ग्लाइफोसेट हो, चाहे दूसरा खरपतवार नाशी हो, उसका इस्तेमाल करने के लिए जो एसओपी आपने कहना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जो है, उसको करना है। सबसे पहले जो हमारा 5R स्टीवर्डशिप कहते हैं, जैसे उसको हमें ध्यान में रखते हुए कैसे इस्तेमाल करना। हाँ, कैसे अगर कोई भी हर्बिसाइड इस्तेमाल करना है, सेलेक्टिव या जैसे ग्लाइफोसेट की तरह नॉन सेलेक्टिव, हाँ, जो टोटल किलर है, हाँ, उसके इस्तेमाल का दोनों का तरीका क्या है? अगर वो आप दोनों का तरीका तो मैं बता रहा हूँ अभी। एक है जैसे सही डोज, पहले तो सही मात्रा, मतलब सही डोज का इस्तेमाल करना, डोज का कितने में कितना, हाँ, साइंटिफिक जो अप्रोच है उसका। और फसल, हाँ, जैसे डोज हमने ग्लाइफोसेट 1 लीटर 1 किलोग्राम केजी एआई पर हेक्टर हम बोलते हैं, हमेशा इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, हाँ, लेकिन अलग अलग क्रॉप में अलग अलग रिकमेंडेशन नहीं, एक क्रॉप के लिए नहीं बोल रहे, ये नॉन क्रॉप सिचुएशन के लिए बोलो, जहाँ पे फसल ने ग्लाइफोसेट का बोल रहे हैं। और जैसे फसल में है, फसल में तो हर फसल में आप अलग अलग खरपतवार नाशी है, उसका इस्तेमाल अलग अलग डोज का है, उसका इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग डोज का इस्तेमाल करना पड़े। उसका मतलब हर फसल के लिए अलग अलग खरपतवार नाशी है जो सिलेक्टिव है। और ग्लाइफोसेट जो है नॉन सिलेक्टिव है, किसी भी फसल में नहीं होता, लेकिन हमने बोल रहा ना रोड साइड टोटल किलर, टोटल ये अगर आप फसल में डाल रहे हैं तो फसल भी खत्म होगी और घास भी खत्म होगी। इसीलिए जो और क्या इसमें ये भी रिकमेंडेशन होता है कि आपको जो इस्तेमाल करने वाला है वो ग्लव्स पहनेगा या मास्क लगाएगा? वो सब बता रहा हूँ ना, वो बता रहा हूँ। जैसे तरीका है सही मात्रा का चयन करना है, सही टाइम में, जैसे फसल में बोल रहा है सही टाइम में करना चाहिए। किस समय में, जैसे खरपतवार नाशी इस्तेमाल करने का लिए समय जो हमारा खेतों में हम बोलते हैं किसान भाई को 3 होता है, लेकिन आजकल 2 ही चल रहा है। क्योंकि एक होता है जैसे फसल बिजाई के बाद बट उगने से पहले, जिसको हम प्री इमर्जेंस कहते हैं। बिजाई हो गया फसल, लेकिन वो फसल उगने से पहले उसको करना है, बिजाई के 1-2 दिन के बाद ही करना है हर्बिसाइड का, हाँ, इस्तेमाल करना खाली जमीन में। एक होता है हाँ, एक होता है जैसे बिजाई से पहले, लेकिन बिजाई से पहले वाली बात आजकल हम नहीं बोलते, क्योंकि उसका खरपतवार नाशी मिलता नहीं है और वो नहीं है। और दूसरा है जैसे बिजाई के बाद, चाहे बुआई के बाद और फसल उगने के बाद, उसको कहते हैं पोस्ट इमरजेंस। जैसे 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में, 35 दिन में, ऐसे तरह का खरपतवार नाशी के हिसाब से हम बोलते रहते हैं, वो ये है। और एक है प्री इमरजेंस, जैसे बोल ही दिया अपना, बिजाई के बाद, बट उगने से पहले, जमने से पहले। ये है
इस्तेमाल करना है टाइम का, और सही मात्रा। और जो खरपतवार नाशी आजकल बहुत सारी कंपनी आ गया, प्राइवेट लिमिटेड, छोटा मोटा बहुत सारी नकली दवाई भी आ रहा है। तो सही दवाई का चयन करना है, अच्छा कंपनी से दवाई लिया जाए, जो नामी कंपनी है जिसका दवाई में भरोसा है। बिल जरूर ले हाँ, लें। बिल जरूर ले ले, जैसे उनमें आपको कभी बाद में कोई ऐसा वैसा कुछ घटना घटे तो आपने उसको अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, सही ब्रांड लेना है। सही दवाई तो बोल दे, सही कंपनी, अच्छा दवाई, सही है, बेटर सोर्स हो गया, मतलब राइट सोर्स। और एक है ब्रांड। जैसे खरपतवार नाशी एक फसल में 2, 3, 4 हो सकता है, लेकिन इनमें से जो अच्छा है, अच्छा मतलब जो एफिशिएंट है, जो ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए उसी में। और ये है, एक ये हो गया। दूसरा है जो एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी जो है ना, प्रयोग करने का जो तरीका है, उसको भी थोड़ा सा अच्छी तरह अपनाना चाहिए। जैसे हम 1 हेक्टेयर में करीब हम बोलो 400 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। 400 लीटर पानी मतलब जैसे आज पंजाब हरियाणा का किसान इतना ट्रेंड हो गया, उन लोग इतना एफिशिएंट हो गया, उन्होंने 120 लीटर पानी में 1 एकड़ कर देते हैं। तो 120 लीटर पानी एकड़ मतलब 120, 240 और 300 में, तो 300 लीटर पानी में करीब 1 हेक्टेयर कर देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये के लिए बोल रहा हूँ 400 लीटर प्रति हेक्टेयर कर ले। जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे करीब 160 लीटर प्रति एकड़ में भी कर ले, 160 लीटर कर ले। लेकिन इसका तरीका यही है, जैसे जब प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बुआई के बाद और जमने से पहले, उस समय थोड़ा पानी इधर उधर हो जाए, थोड़ा ज़्यादा पानी भी इस्तेमाल कर ले, कोई चिंता नहीं, क्योंकि खाली जमीन में कर रहे हैं। लेकिन जब फसल उग गया, खरपतवार उग गया, जैसे 15, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर रहे हैं, उस समय थोड़ा सा कम पानी में करेंगे तो उसमें थोड़ा इफेक्ट अच्छा रहेगा, इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे क्या होता है, जिसने ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो जो खरपतवार का पत्ती पे जो दवाई गिर रहा है ना, वो ड्रेन होकर मिट्टी में गिर जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा कम पानी करेंगे तो पत्ते में चिपक कर रह जाएगा, तो उससे आपका ज़्यादा फायदा है। तो इसीलिए हम 300 से ज़्यादा 400 लीटर बोलते हैं, 300 से 400 लीटर में करना चाहिए। और इस्तेमाल करते वक्त जैसे पानी का इस्तेमाल जो करेंगे, पानी थोड़ा गंदा पानी जो टर्बिड वाटर वगैरह ना करें, थोड़ा सा क्लियर साफ पानी का इस्तेमाल करें। और स्प्रेयर जैसे हम हमेशा जो नैपसैक और बैकपैक स्प्रेयर होता है ना, जो पीठ में लेके करते हैं, उसमें करीब 15-16 लीटर का होता है। तो हम बोलते हैं जैसे 1 एकड़ में 120 लीटर पानी में करना है, स्प्रे करना है 1 एकड़ को, तो 8 टैंकी बन जाता है। 15 लीटर का टैंकी हो गया, तो 15 लीटर का टैंकी, और तो 8 टैंकी लगेगा 1 एकड़ के लिए। तो उन लोगों ने, किसानों को हम बोलते रहते हैं, जो आप एक साथ घोल बना सकते हैं, लेकिन वो घोल बना के उसको रखना नहीं, उसको उसी समय इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे 120 लीटर पानी ले लिया, 120 लीटर का जगह 130 लीटर पानी ले लिया, और उसमें वो दवाई डाल के घोल बना लिया, और इसके बाद उन्होंने जैसे 1 एकड़ में 120 लीटर कर लिया। एक ही बार बना के नहीं हाँ, रखना। ऐसे कर सकता है। और नहीं है तो दूसरा एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे हमने सोच लिया, जैसे हाँ, स्प्रेयर का कैलिब्रेशन भी एक बार जरूरी है। ये हमारा हर्बिसाइड इस्तेमाल करने के लिए हम हमेशा बोलते हैं, जैसे थोड़ा सा जमीन में, जैसे हमने जो हर्बिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं ना, इससे जैसे 1 मीटर से 1 से 1.5 मीटर तक आपका श्वेत उइड होता है, चौड़ाई। तो ऐसे करके खरपत जो 20 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई एक छोटा सा स्ट्रिप ले ले, उसमें जैसे टैंक में 1 लीटर पानी डाल दिया, उसको पानी को लेके वो जो 20 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई जो थोड़ा सा जो जमीन का टुकड़ा है उसमें स्प्रे करें। स्प्रे करके वो देखे, इसके बाद जो पानी जो बच गया उसको देख ले कितना बच गया, और जितना इस्तेमाल हो गया उससे वो कैलकुलेशन कर लेगा। जो हमारा 1 एकड़ के लिए हमारा घर में जो मतलब जो स्प्रेयर है, इसमें 1 एकड़ के लिए कितना लगभग पानी लगेगा, जैसे वो कैलकुलेशन कर ले। जैसे हमारा 120 लीटर में हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लीटर ज़्यादा ले ले, 10 लीटर ज़्यादा ले, 130 लीटर उसी हिसाब से आपको डिवाइड करना। बस जैसे 120 लीटर हो गया, तो सोच लिया जो 15 लीटर का टैंक है तो 8 टैंकी होगा। तो पहले क्या करेगा, जो 1 एकड़ का जो दवाई है, एक बाल्टी में ले लिया, उसको पहले एक मग्गा में ले लिया, मग्गा में लेके उसको कितना हो गया उसमें पानी डाल के भर लिया, तो 1 मग्गा हो गया। फिर 7 मग्गा और पानी डाल दे, तो 8 मग्गा का एक घोल बन जाएगा। वो जो बोलते हैं ना प्राइमरी सॉल्यूशन बन गया 8 मग्गा।
तो ऐसे क्या करेंगे, जैसे एक एक बार जाएगा, एक एक बार जब जैसे जाएंगे तो एक आपका एक टैंकी ले लिया और एक मग्गा दवाई डाल दिया और 14 लीटर पानी डाल दिया, तो 15 लीटर हो गया, बस 15 लीटर जाके स्प्रे कर देगा, फिर आएगा, फिर ऐसे करके एक एक मग्गा लगा, तो इससे और भी थोड़ा इफेक्टिव होता है। और क्या इसमें इस प्रोटोकॉल में ये मास्क और ग्लव्स भी पहनना जरूरी है? यस, हाँ, ये अपना मतलब कोई भी हर्बिसाइड जो भी चाहे हर्बिसाइड, कीटनाशक, कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के समय भी इस्तेमाल अपना सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। जैसे हाथ में ग्लव्स पहन ले, मुंह में मास्क पहन ले, और आंखों में गॉगल्स, और सारे बदन में एप्रॉन पहनना चाहिए। हाँ, और स्प्रे करते वक्त जैसे कोई बहुत सारे आदमी स्मोकिंग करता है, जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह पीना नहीं चाहिए। अच्छा, उससे भी जाएगा हाँ, अंदर? उससे मतलब हाथ से ये होगा, जैसे किसी के साथ बात नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तक मतलब बात करेंगे तो स्प्रे वगैरह हो रहा है। और स्प्रे करते वक्त ये ध्यान देना है, जैसे स्प्रे कर रहे हैं हाथ को इधर उधर ज़्यादा ना हिलाए। और हाँ, पैर में सबसे ज़्यादा है, पैर में आपका गमबूट वगैरह जो है ना वो पहनना चाहिए। और पूरा बदन को ढकना चाहिए, पैंट में जैसे कभी धोती वगैरह पहन के करता है इतनी, जैसे पैंट पूरा पैर को ढक के जूते से नीचे जूते पहन के करना चाहिए। और हमेशा हम बोलते हैं, जो किशन भाई करते हैं, जैसे स्प्रे करते वक्त वो आगे आगे जाता है, जो स्प्रे करते रहते आगे आगे घूमते रहते हैं। इससे क्या होता है, जैसे स्प्रे जो हो गया, मिट्टी में जो खरपतवार नासी गिर गया और पौध में जो गिर गया, वो जब जाता है उनका पैर हिलाने से वो सारे उनसे गिर जाता है, वो ये होता है। और उनका बदन में भी लगता है, कुछ ना कुछ बदन में लगता है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, जैसे बैकवर्ड में जैसे स्प्रे करते गए, और स्प्रे को जैसे इधर उधर नहीं हिलाना, ऐसे करके पकड़ के सीधा आओ और पीछे जाओ, तो उसको बदन में भी नहीं लगेगा। और ये बहुत बड़ा एक प्रिकॉशन होता है, लेकिन ज्यादा तो वो करते नहीं, वो आगे बढ़ते है, वो नहीं करना चाहिए। पीछे साइड में जाना, पीछे की तरफ आना, स्प्रे करते हैं पीछे दाओ, ये सही रहता है। और एक बार स्प्रे हो गया, वो देखना है स्प्रे में एफिशिएंसी लाने के लिए ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो। जैसे आपने एक स्ट्रिप कर लिया 1 मीटर चौड़ाई पर, फिर जो अगले वाला जा रहा है उस समय ज्यादा से ज्यादा 20-25% ओवरलैपिंग हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ओवरलैपिंग ना करें। तो उससे क्या होगा, कुछ जगह में ज़्यादा हर्बिसाइड गिर जाएगा, कहीं पे कम गिरेगा। तो इसी में आपका वीड कंट्रोल, जो खरपतवार नियंत्रण का थोड़ा सा उसमें अवसर आएगा, मतलब पूरी तरह इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। और जैसे ही अपने मतलब स्प्रे हो गया, 1 हेक्टेयर चाहे 1 एकड़ जो भी, मतलब आपने स्प्रे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तुरंत साबुन से अपने अच्छी तरह नहा ले, अच्छी तरह करके मतलब साबुन से अपने को नहा ले। और ये जो खरपतवार नाशी वगैरह, इसका जो डिब्बी होता है, कंटेनर होता है, उसको अच्छी तरह मिट्टी के अंदर, वो भी मतलब कोई ऐसे उन्होंने फेंक देता है, ऐसे ना फेंके, हाँ खुले में फेंक देते हैं, इसको ना फेंके, उसको अच्छी तरह कोई में मिट्टी के अंदर दफना दे। जैसे कोई कभी नजदीक में कोई सरोवर है, दिघी है, तालाब है, कुछ में फेंक दिया, ऐसे कर देते हैं, उससे आपका जो मच्छी वगैरह हाँ थोड़ा वो होता है। ये सब चीज़ ना करें, इसमें ध्यान रखना चाहिए। और खरपतवार नाशी का वगैरह कोई भी पेस्टिसाइड का दवाई जो है, घर में एक सेफ कस्टडी में अंडर लॉक एंड की में रखना चाहिए। जैसे कोई बच्चों का हाथ में ना लगे, घर वाले जो मेंबर होते हैं उनका हाथ में ना लगे, वो सब चीज़ को देखना है। ये तो डॉक्टर साहब एक प्रिकॉशन की बात रही, और जो आपने कहा कि ये सही मात्रा, सही टाइम, सही तौर तरीका बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे और उसका जुडिशियस इस्तेमाल होगा। एक मुद्दा ये है कि साइंटिफिक जो कम्युनिटी है वो रिकमेंड करती है कि ये दवाई आप ले लीजिए या इस कंपनी की दवाई ले लीजिए, साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिकमेंड कर दिया। लेकिन किसान जब गया वो दुकान पे खरीदने, रिटेलर के यहाँ गया, तो रिटेलर को जिस कंपनी से मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है वो कहता है कि ये दवाई मत लो, इससे ले लो, क्योंकि उस पर उसको ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, या थाईलैंड या दुबई का ट्रिप मिल रहा है उसको, तो उसके वजह से वो दूसरा रिकमेंड कर देता है और वो बिल नहीं लेता किसान। तो किसान इस चीज़ से कैसे, इस चंगुल से कैसे मुक्त होगा जो रिटेलर उसके साथ करता है? आपने कुछ केबीके ने या पूसा ने या किसी भी यूनिवर्सिटी ने अलग गाइड किया, लेकिन जब वो दुकान पे गया तो उसको दुकान वाला जो अल्टीमेटली जो उसको ज्ञान देता है वही ज्ञान लेकर के वो जाता है।
तो इसका कितना बड़ा नुकसान है? नहीं, ये तो ऐसा जैसे दुकान वाले को करना नहीं चाहिए, देश का हित में, हाँ, किसानों का हित में, हाँ। हम सभी का लेकिन हित के करते नहीं लिए, हैं वो। लेकिन वो अपना करते अपना नहीं मुनाफा हैं। देखते हैं, अपना मुनाफा अपना देखते हैं, इसके बिल्कुल। लिए हो सके ऐसे होता है। हाँ। लेकिन आपने एक अभी बोला, आपने कुछ समय पहले बोला, वो हम्म। चीज़ मैं बोलता हूँ, हम्म। चाहे दवाई जो ले रहा है उससे पहले ही मांगे पक्का बिल। रिसिप्ट दो, पक्का पर्ची दीजिए मुझे उसका जो दवाई है। लेकिन किसान भी लालच में आ जाता है, जो नहीं ये चलो 100 रुपया कम में मिल रहा है, 200 रुपया कम में मिल रहा है तो ले लेते हैं, वो पर्ची वगैरह नहीं मांगते नहीं हैं। मांगते हैं। तो ये फर्जी दवाई बहुत सारी आते हैं, हाँ। तो उससे बचने के लिए हम हमेशा बोलेंगे पक्का जैसे बिल। पक्का बिल लीजिए, और दवाई जो हम लोग बता रहे हैं, एक्चुअली एक ब्रांड होता है, कुछ दवाई ऐसे होता है ये दुनिया में, जैसे देखिए सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जैसे हमारा बुखार का दवाई पैरासीटामोल दवाई है, पैरासीटामोल, ये इसके बारे में मैं बोलूँगा। ये दुनिया में होता है, हर इंसान, हर पौध, हर केमिकल, हर जो हमारा मेडिसिन, इसका 3 नाम होता है। 3 नाम हम जैसे घर में बोलते हैं, एक बच्चे जैसे हमारा, हम इंसान है, सिंपल मारे, धान का जैसे धान का एक साइंटिफिक नेम होता है राइजा सटाइवा लिनियस, एल होता है। फिर हम इसका जो कॉमन इंग्लिश नेम होता है पैडी, राइस, और लोकल नेम सारा दुनिया में हमारा जैसे चावल, कोई चावल, कोई भात, कोई धान, ये बोलता रहे हर से। इंसान का भी ऐसे होता है, हम जैसे बोलते हैं ना घर में हमारा इंसान का कितना नाम है, हर बच्चे को सुन के मैं पूछता हूँ, क्या भाई कितना नाम बता तेरा, वो बोलता है सर एक ही तो नाम है। बोला नहीं, देखो एक तो है, आपका एक तो घर का नाम है, घर में ना पप्पू, लल्ला, मुन्ना बुलाता रहता है, और एक ऑफिशियल नाम है जोगिंदर, विजेंदर, जो भी आपका ऑफिशियल एक नाम हो गया, और एक तो नाम साइंटिफिक होमोसेपियंस। होमोसेपियंस हमारा साइंटिफिक, हर इंसान का नाम है होमोसेपियंस। तो ये हम 3 नाम होता है। तो ये दवाई जैसे पैरासीटामोल जो हम लेते हैं, एक एक्चुअल दवाई जो है, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसको कहते हैं, सक्रिय तत्व जिसको हिंदी में कहते हैं, वो है पैरासीटामोल। अभी 50 कंपनी उसको बना रहा है, कोई नाम दे दिया बुटामोल, कोई दे दिया नाइस, कोई क्रोसिन, ये सब देते हैं। तो ऐसे है, जैसे एक दवाई है हमारा, जैसे खरपतवार नाशी एक दवाई है, जैसे 2,4-D, अभी कम से कम 20-25 कंपनी ने इनको बना रहा है, उसको अपना अपना नाम देते हैं। तो इसीलिए खरपतवार कोई भी केमिकल हो, रासायनिक पदार्थ जो भी है, उसका 3 नाम है। एक केमिकल नाम होता है जो आईपैक नाम बोलता है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो अमेरिका में है, वो देता है, सारा दुनिया में चलता है। तो इसीलिए अमेरिका ही देता नाम। हाँ, वो है किसी भी केमिकल का। हाँ नहीं, उसका कहते हैं आईपैक नेम है, वो यूनिवर्सल है। और एक है उसका कॉमन नेम, जैसे बोल रहा हूँ कॉमन इंग्लिश नेम जो है, जैसे आपका पेनिमिथिलिन, 2,4-D, एक कॉमन नेम है। और एक नाम है जो व्यावसायिक व ट्रेड नेम है, जो कंपनी बनाता है वो अपना नाम देता है। जैसे वैरायटी जो पैदा करते हैं वो अपना अपना नाम देता है, ऐसे जो लेकिन कुछ दवाई जो है ऐसे है, मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनी जो बना रहा है वो अपना अपना नाम देते हैं। तो इसीलिए अपना अपना दूसरा नाम ब्रांड में भी मिल जाता है, लेकिन हम इसीलिए उनको बोलते हैं, हम जब भी किसानों को बोलते हैं, हम बोलते हैं जो उसको आप पहले उनका जो केमिकल नेम है वो देखिए। हमने जैसे 2,4-D बोल रहा, 2,4-D देखिए, और ये पेनिमिथिलिन बोला, पेनिमिथिलिन देखिए, और वहाँ पे जैसे डिफरेंट ब्रांड आ रहा है, उसमें कंपनी का नाम देखिए, कौन सा कंपनी है, जो कंपनी अच्छा कंपनी वाला है, क्योंकि ये हमारे लिए भी पाबंदी है, हम कभी भी किसान को बोलने नाम रिकमेंड नहीं कर सकते, और दवाई का जो कंपनी का ट्रेड नेम भी रिकमेंड नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो रासायनिक जो केमिकल है, केमिकल का जो कॉमन नेम है, जैसे 2,4-D, पेनिमिथिलिन, एलाक्लोर, बुटाक्लोर, बिस्फेरिक सोडियम, हर फसल के लिए अलग, एट्राजिन जो है हर फसल के लिए, हम उस नाम पे बताते हैं। ब्रांड नेम पे नहीं जाते। नहीं, ब्रांड नेम में नहीं जाते, हम उसी को बोलते हैं, क्योंकि एक ही जो ब्रांड दवाई बोल रहे ना, वो 10 कंपनी बना रहे, अपना अपना 10 कंपनी का नाम से बना रहे। तो उस हिसाब से जो रिकमेंडेशन है वही करना चाहिए, उसी हिसाब से करें। तो जैसे हमने बोलते हैं मक्का में प्री इमरजेंसी, जैसे मक्का बुआई के 1-2 दिन बाद हम बोलते हैं 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से एट्राजिन लेना है। अभी एट्राजिन को लिए किसानों से हमारा बातचीत होता है, उनको हम समझा देते हैं जो कैसे करना है उसको। जैसे हमने एट्राजिन बोल दिया 1 किलो प्रति हेक्टर, तो एट्राजिन मतलब सक्रिय तत्व 1 किलो है। अभी बाजार से बनी बना जो दवाई मिलेगा, उस दवाई में 50% ज्यादा तक होता है एट्राजिन, ज्यादा तक आता है, सभी में ऑलमोस्ट 50% आता है। तो 50% मतलब बाजार से बनी बना जो दवाई है, कमर्शियल जो प्रोडक्ट है,
उसका 1 किलो में 500 आपको एट्राजिन मिलेगा। हम बोल दे 1 किलो आपका एट्राजिन लेना है तो 2 किलो आपको इस्तेमाल करना है। तो बाजार से बनी बना 2 किलो खरीद करेगा और 1 हेक्टेयर में दे देगा, तो उसमें 1 किलो हमें एट्राजिन मिल जाएगा, संकरित तत्व। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल एक जानना है कि दो जो घास है बड़ी फेमस है, दूब और मोथा। मोथा आपने बताया कैसे फैलता है। दूब का जो है ना हमारे धर्म में पूजा पाठ में भी बड़ा इस्तेमाल होता है। हाँ। तो ये कितना पुराना है दूब की? इसको हम पूजा पद्धति में भी हमने देखा है कि दूब को लोग मंगाते हैं, दूब ले आओ और उसको इस्तेमाल करना है। कितना पुराना है ये दूब? दूब तो जैसे एग्जैक्ट टाइम तो बताना मुश्किल है, हाँ, लेकिन जो मतलब वो कल्चरल हाँ, हमारे उसका जैसे हिस्सा हो गया, जैसे हम पूजा पाठ का हिस्सा अनुमान बन गया। अनुमान अंदाजा कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम कहते हैं जो हमारा इंसान, हमारा जो कृषि मतलब एग्रीकल्चर शुरू किया करीब बोलते हैं 10,000 BC में, मतलब 10,000 बिफोर क्राइस्ट, मतलब 10,000 क्राइस्ट से भी ईसा 10,000 पूर्व में। हाँ, उस समय से हमारा कृषि शुरू हुआ। क्योंकि पहले हमारा जो इंसान थे वो हंटर थे, वो जंगल में रहते थे, जंगल में आप घूमते रहते थे, फ्रूट्स वगैरह खाते थे, जो जंगली जानवर वगैरह को उसको मार के उसका भी खाते थे। धीरे धीरे फिर अपने 10,000 BC से हम बोलते हैं, हम ना धीरे धीरे जो डोमेस्टिकेशन जो प्रोसेस शुरू हुआ, हमने कृषि शुरू किया। और जब से कृषि शुरू हुआ, कृषि के साथ साथ हमारा खरपतवार भी आना शुरू किया। खरपतवार उसी के साथ, मतलब एक्चुअली शुरू शुरू में हमारा फसल नहीं थे। शुरू शुरू में हम 3 कहते हैं। एक है जो वाइल्ड प्लांट, जो वाइल्ड था। एक वीड है जो प्लांट मतलब वाइल्ड मतलब दूसरे तरीका प्लांट, बट वाइल्ड प्लांट नहीं है। और कल्टिवेटेड। तो वाइल्ड प्लांट में से ज़्यादा तक हमारा जितना आजकल जो हमारा फसल है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, सब जो वाइल्ड टाइप, इनका जो वाइल्ड टाइप उस समय होते थे, उससे हमने ब्रीडिंग, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग सिलेक्शन करते करते उनका जो अवगुण जो है, खराब जो गुण है, उसको हमने हटा दिया। जैसे डोर्मेंसी हटा दिया, सेंसिटिविटी, फोटोसेंसिटिविटी, थर्मोसेंसिटिविटी, बहुत सारी वैरायटी में हम हटा दिया। उनका जो ईल्ड अच्छा जो गुण है, क्वालिटी है, जैसे अच्छा ग्रोथ हो, अच्छा ईल्ड हो, ईल्ड के लिए जैसे टिलर ज़्यादा हो, ग्रेन नंबर ज़्यादा हो, ये सब के लिए हमने कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करते करते, सिलेक्शन करते करते हमने हमारा जो आज का जो हमारा फसल वो पाया। तो इसीलिए ये 3 तरीके का था। तो ये दूब भी वगैरह, बहुत ये जो पुराना है। खरपतवार है, ये दूब मतलब एग्जैक्टली मैं बता, उसी समय से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो खरपतवार करीब उसी समय से आए। और दूब तो हमारा ये तो हमारा जैसे रामायण का बात होता है, रामायण बोलता है, रामायण जो लिखा गया, राम आज 60,000 साल पुराना है। 60,000 साल पुराना रामायण है। तो उस समय तो ये दूब वगैरह तो बहुत सारी था। कुश जो घास है ना, कुश का कुश का बर्डर मिलता है। उसका ये मिलता है। तो ये सब चीज तो था उस समय होगा, तो इसीलिए उस समय उनका जिक्र वगैरह हुआ। इसीलिए हमारे वो पूजा पाठ में दूब का इस्तेमाल होता है। हाँ, काफी पुराना है। हाँ, हाँ। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तार से घास के बारे में, उसका कैसे नियंत्रण करें, नियंत्रण हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, किस स्तर तक नियंत्रण हो सकता है, और अगर हर्बिसाइड इस्तेमाल करें तो उसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कितना इस्तेमाल करेंगे, किस वक्त इस्तेमाल करेंगे, क्या उसके सुरक्षा के प्रोटोकॉल होंगे, उस पर भी जानकारी दी। एक ग्लाइफोसेट के लेके जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में, उसको लेकर के भी बातचीत की। तो डॉक्टर साहब, उम्मीद है ये जो आपने जानकारी दी है हमारे किसान बहनों भाइयों को बहुत पसंद आएगी। और अन्नगाथा की अगली कड़ी में हम फिर और किसी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।